हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक और उसका भाग उत्प्रेरक। तो देखते हैं सबसे पहले उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। लेकिन इनकी स्वयं की मात्रा और संघटन के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो इनकी स्वयं की मात्रा और संघटन में परिवर्तन नहीं होता और अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी अभिक्रिया के वेग को या तो घटा देंगे या बढ़ा देंगे। तो ये कहलाते हैं उत्प्रेरक। उदाहरण है पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम क्लोरेट है 2KClO3 इज इक्वल टू 2KCl + 3O2। तो पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन की अभिक्रिया है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को नहीं डाला जाता तो अभिक्रिया प्रारंभ में धीमी गति से चलती है, लेकिन जैसे ही मैग्नीज डाइऑक्साइड को अभिक्रिया मिश्रण में डाला जाता है अभिक्रिया तेज गति से होने लग जाती है, यानी यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। दूसरी अभिक्रिया है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी का निर्माण। इसके अंदर निकल उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। फिर देखते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। तो सबसे पहला आधार है अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, और उसमें उत्प्रेरक को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक समांगी उत्प्रेरक, दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं? जब उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की समान भौतिक अवस्था होती है तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? हमें समांगी उत्प्रेरक। जैसे देखें CH3COO C2H5, इसकी भौतिक अवस्था होता है लिक्विड, द्रव होता है। H2O द्रव है। HCl एक्वस यानी जलीय विलयन है, तो ये भी द्रवी है। फिर CH3COOH ये जलीय विलयन, C2H5OH ये जलीय विलयन के रूप में। यानी उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, अभिकारकों की भौतिक अवस्था और उत्पादों की भौतिक अवस्था, तीनों की भौतिक अवस्था एक जैसी है, इसलिए अपन कहेंगे कि HCl यहाँ पे क्या है? एक समांगी उत्प्रेरक है। और ये घटना कहलाती है समांगी उत्प्रेरण, यानी इस अभिक्रिया को कहेंगे अपन समांगी उत्प्रेरण। और HCl क्या है? यहाँ पे समांगी उत्प्रेरक। क्यों है? क्योंकि HCl की भौतिक अवस्था इन अभिकारकों की भौतिक अवस्था और उत्पादों की भौतिक अवस्था, तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान है, इसलिए यहाँ पे HCl एक समांगी उत्प्रेरक है। इस अभिक्रिया में देखें 2SO2 + O2 इज इक्वल टू 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। इसमें अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैस में है, और SO3 ये भी गैसीय अवस्था में है। और जो उत्प्रेरक है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में है। अर्थात उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था कैसी है? गैसीय भौतिक अवस्था, यानी तीनों की भौतिक अवस्था समान है। इसलिए यहाँ पे इस अभिक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड एक समांगी उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यह समांगी उत्प्रेरक। आगे देखते हैं हम विषमांगी उत्प्रेरक। अब देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। जब अभिकारक और उत्प्रेरक इनकी भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है, यानी अभिकारकों की और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अगर भिन्न भिन्न हो तो इसको कहते हैं हम विषमांगी उत्प्रेरक। उदाहरण देखते हैं N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। इस अभिक्रिया में आयरन उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो नाइट्रोजन की भौतिक अवस्था गैसियस, H2 की हाइड्रोजन की गैसियस, और इसकी अमोनिया की भी गैसेस होती है, लेकिन इसकी आयरन की कैसी होती है? सॉलिड यानी ठोस है। तो उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारकों की भौतिक अवस्था से भिन्न है, इसलिए इसको कहते हैं हम विषमांगी उत्प्रेरक, और ये अभिक्रिया कहलाएगी विषमांगी उत्प्रेरण। फिर आता है दूसरा वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी का निर्माण। वनस्पति तेल लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में, और यहाँ पे उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में।
तो उत्प्रेरक की और अभिकारकों की भौतिक अवस्था आपस में भिन्न भिन्न होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निकिल एक विषमांगी उत्प्रेरक है और यह अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट जो आधार है उत्प्रेरकों के प्रकार का, दूसरा आधार है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार का होता है। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा जैव उत्प्रेरक और चौथा स्वतः उत्प्रेरक। तो ये 4 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं क्रिया के आधार पर। उनमें सबसे पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी ऐसे उत्प्रेरक जिनको अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है या कहें वेग बढ़ जाता है, वो कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे उदाहरण देखें 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, इसका तापीय अपघटन से बनता है 2KCl + 3O2। इस अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण मिलाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड एक धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। दूसरी अभिक्रिया है 2SO2 + O2 = 2SO3। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो जैसे अभिक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड मिलाया जाता है अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड इस अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यह है धनात्मक उत्प्रेरक। अब आगे देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, यानी अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक ही कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे उदाहरण देखें 2H2O2, ये H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरक है ग्लिसरॉल और इससे बनता है 2H2O + O2। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन की अभिक्रिया है जिसमें ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और अभिक्रिया की गति को मंद कर देता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को संग्रहित करते समय इसमें सूक्ष्म मात्रा में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। क्यों? उसका कारण यह है कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन की अभिक्रिया में ग्लिसरॉल एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है जो इस अभिक्रिया की गति को मंद कर देता है, अतः हाइड्रोजन पेरोक्साइड को संग्रहित करते समय इसमें सूक्ष्म मात्रा में ग्लिसरॉल मिला करके रखा जाता है। तो ग्लिसरॉल मिलाने से क्या होगा, ये जो अभिक्रिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की विघटन की अभिक्रिया, यह अभिक्रिया धीमी गति से चलने लग जाएगी, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन तो होगा लेकिन बहुत धीमी गति से। तो इसलिए हम इसमें ग्लिसरॉल मिला करके रखते हैं। दूसरी अभिक्रिया है 2CHCl3 + O2 = 2COCl2 + 2HCl। यहाँ पे जो CHCl3 है इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं और इस अभिक्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक है एथिल अल्कोहल, जिसको एथेनॉल भी कहते हैं। और यहाँ पे जो गैस बन रही है वो है फास्जिन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म जो होता है वो वायु की ऑक्सीजन से, जब क्लोरोफॉर्म को हम कहीं पे संग्रहित रखते हैं और अगर उसका मुंह खुला रहता है या उसके संपर्क में वायु रहती है तो क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है, यानी ये क्लोरोफॉर्म हमारा अपघटित होने लग गया, विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर एथिल अल्कोहल एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और यह अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, मंद कर देता है। तो अपन कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को संग्रहित करते समय इसमें कुछ मात्रा के अंदर एथिल अल्कोहल मिला करके रखा जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है और इस अभिक्रिया के अंदर C2H5OH कहें या एथिल अल्कोहल एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है जो अभिक्रिया की गति को मंद कर देता है। तो ये इसका राइट आंसर है। फिर देखें तीसरे प्रकार का उत्प्रेरक है क्रिया के आधार पर स्वतः उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए तो उसको कहते हैं हम स्वतः उत्प्रेरक।
जैसे उदाहरण देखें CH3COO C2H5, इसको एथिल ये एसीटेट है तो एथिल एसीटेट। और जब एथिल एसीटेट की क्रिया जल के साथ कराई जाती है, यानी इस एथिल एसीटेट में जब हम जल मिलाते हैं तो हमें मिलता है एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। ये एसिटिक अम्ल इस अभिक्रिया में स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब अभिक्रिया प्रारंभ की जाती है, यानी जब एथिल एसीटेट के अंदर जल मिलाया जाता है, तो अभिक्रिया प्रारंभ में धीमी गति से चलती है, लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल का निर्माण शुरू हो जाता है वैसे ही अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। यानी इस अभिक्रिया के अंदर ये एसिटिक अम्ल एक उत्पाद है और ये उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है, तो इसको अपन कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक, और ये अभिक्रिया कहलाती है स्वतः उत्प्रेरण की अभिक्रिया। आगे देखते हैं हम जैव उत्प्रेरक। अब है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? जीवों के अंदर चलने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को ही कहते हैं अपन जैव रासायनिक अभिक्रिया। इनको एंजाइम भी कहते हैं, जैसे NH2CONH2 यानी यूरिया प्लस H2O जल क्रिया करके बनाते हैं 2NH3 प्लस CO2। इस अभिक्रिया में यूरिएज एंजाइम इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है या अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। दूसरा है माल्टोज। माल्टेज एंजाइम इसको बदल देता है ग्लूकोज में, तो माल्टेज एंजाइम इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। ऐसे ही सुक्रोज एंजाइम, सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज एंजाइम क्रिया करता है और बनाता है ग्लूकोज। तो इस अभिक्रिया में सुक्रेज जो है वो एक जैव रासायनिक उत्प्रेरक है। तो हमारे जो आहार नाल में चलने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो पाचन की अभिक्रियाएं हैं, उन सब के अंदर क्या है, इस प्रकार एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम से उत्प्रेरित होती है, तो उनको जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रेणी में माना जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ। कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं? तो पहले हैं उत्प्रेरक वर्धक। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ही बढ़ाते हैं केवल, ये खुद उत्प्रेरक नहीं होते हैं। यानी उत्प्रेरक अगर धनात्मक उत्प्रेरक है और उसकी क्रियाशीलता को ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो अपन ऐसे भी नहीं कह सकते कि उत्प्रेरक वर्धक जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक है और उसमें उत्प्रेरक वर्धक मिलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक ऋणात्मक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, यानी वो अभिक्रिया गति को और ज्यादा मंद करेगा। यानी उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जिनको अगर अभिक्रिया मिश्रण के अंदर मिला दें तो वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, न कि अभिक्रिया के वेग को, और न ही खुद उत्प्रेरक होते हों। केवल किसको बढ़ाते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को। तो ये कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उदाहरण के रूप में देखें N2+3H2 = 2NH3। इस अभिक्रिया में आयरन एक उत्प्रेरक है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया के अंदर मोलिब्डेनम का चूर्ण मिलाया जाता है तो अभिक्रिया और तेज गति से चलने लग जाती है। उसका कारण क्या होता है कि मोलिब्डेनम का चूर्ण मिलाने पर यह आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और अभिक्रिया तेज गति से चलने लगती है। दूसरा है निकिल, जो उत्प्रेरक है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी के बनने में निकिल उत्प्रेरक है। कॉपर इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है यहाँ पे। तो प्रारंभ में जैसे निकिल है तो निकिल के साथ अगर कॉपर मिला देते हैं तो अभिक्रिया जो है तेज गति से चलने लग जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर एक उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है जो निकिल की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है। ऐसे ही मोलिब्डेनम यहाँ पे आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो यह है उत्प्रेरक वर्धक। आगे हम देखते हैं उत्प्रेरक विष। नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले दूसरे पदार्थ हैं उत्प्रेरक विष। ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं?
क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। यानी उत्प्रेरक के लिए एक विष का कार्य कर रहे हैं, उसकी क्रियाशीलता को कम कर रहे हैं, इसलिए कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। N2 + 3H2 = 2NH3। इस अभिक्रिया के अंदर आयरन एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलाने पर आयरन की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इस उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, यानी इस उत्प्रेरक की Fe की क्रियाशीलता को कम कर देता है। तो ये इस अभिक्रिया में कहलाता है उत्प्रेरक विष। फिर नेक्स्ट है उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक गुणों को एक एक करके देखते हैं। उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, परंतु इनकी स्वयं की मात्रा और संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जितनी मात्रा के अंदर हम इसको मिलाएंगे और जैसे संघटन में मिलाएंगे उसी तरीके का रहेगा। जैसे इस अभिक्रिया के अंदर मान लो हमने Fe मिला रहे हैं, Fe के मान लो 10 माइक्रोग्राम या 10 मिलीग्राम अगर हमने मिलाए हैं तो वो 10 मिलीग्राम का मिलीग्राम ही रहेगा, इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा होगा और ये Fe ही रहेगा, यानी संघटन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त होती है, यानी माइक्रोग्राम्स मिलीग्राम्स के अंदर मिलाए जाते हैं, तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर मिलाए जाते हैं, न कि ज्यादा मात्रा के अंदर। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता। जिस प्रकार हर जो ताला होता है वो एक चाबी से नहीं खुल सकता, उसी प्रकार से एक उत्प्रेरक जो है वो सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। यानी किसी भी अभिक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक जो होता है वो विशिष्ट होता है। अगर बात करें Fe की, तो Fe इस अभिक्रिया के लिए विशिष्ट है, इसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। अगर हम इसको दूसरी अभिक्रिया में काम में लेंगे तो यह दूसरी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। यानी जैसे इस अभिक्रिया मान लो हमने N2 और H2 मिला दिए और N2 और H2 मिलाने के बाद में अगर अभिक्रिया शुरू नहीं हुई और उसके बाद हम Fe को मिलाते हैं यानी उत्प्रेरक को मिलाते हैं, तो ये उत्प्रेरक अभिक्रिया को शुरू नहीं करेगा, यानी प्रारंभ नहीं करता। केवल अभिक्रिया अगर चल रही है तो उसके वेग को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, यानी वेग को ही परिवर्तित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है। जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है उनमें दो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे हम देखें N2 + 3H2 = 2NH3, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें यह अभिक्रिया कहलाती है अग्र और ये कहलाती है प्रतीप। अगर मैं इसमें Fe उत्प्रेरक मिलाता हूं तो यह अग्र अभिक्रिया को बढ़ाने के साथ साथ प्रतीप अभिक्रिया को भी उतने ही दर से बढ़ाएगा। यानी जिस प्रकार अग्र अभिक्रिया को बढ़ाएगा वैसे ही ये प्रतीप अभिक्रिया को भी बढ़ाएगा। इन दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। फिर आते हैं उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अधिक क्रियाशील होता है, ताप बदलने पर इसकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। एक विशिष्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी उत्प्रेरक जो है सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और अगर हम अभिक्रिया मिश्रण का तापमान जो है बदल देते हैं तो अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है उसकी क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। तो ये थे उत्प्रेरक के गुण।